संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू हुए लगभग 11 दिन हो गए हैं, लेकिन ये सदन 11वें दिन तक भी ठीक से नहीं चल पा रही है। विपक्ष जिन मुद्दों पर चर्चा चाहती है उस पर सत्ता पक्ष चर्चा नहीं चाहती है। अडानी का मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष को अडानी का नाम सुनाई पड़ते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मणिपुर में हिंसा हो रही है, अब तक 400 लोगों की जानें जा चुकी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। इतना भी नहीं कि ट्वीट कर संवेदना ही व्यक्त कर दे। इतना गिरा हुआ प्रधानमंत्री शायद ही ये देश देख पाया है, जो हर वक्त इस भावना से अपने कदम को उठाते हैं कि क्या मेरे फायदे में है और क्या नहीं। फायदा खत्म होते ही रिश्ता खत्म हो जाता है। इसी तरह देश के कई बड़े मुद्दे जिन पर चर्चा जरूरी है उससे मोदी की सरकार भाग रही है। जब विपक्ष के सवालों का आप सामना नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है आप इस देश को ठीक से नहीं चला रहे हैं। डॉलर के सामने रुपया का हाल गिरगिट से भी नीचे है, जिसकी चर्चा आपने 12-13 साल पहले किया था। उसके बाद न जाने आपको क्या हो गया, आप बोलना ही भूल गए। बेरोजगारी दर इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही है। मुफ्त के राशन बांटने से विश्व गुरु नहीं बना जा सकता है। किसी को ये बात प्रधानमंत्री महोदय को समझाना चाहिए। हम कहते तो हैं, लेकिन आवाज़ नहीं जा पा रही है। शायद मुझ में ही कोई कमी है जो उन तक ये आवाज़ नहीं जा रही है। आपको सपनों में ये सरकार राजकुमार बना देगी। इनके भाषण सुनते वक्त अगर आप आंखें बंद कर लीजिए तो स्वर्ग की अनुभूति आने लगती है, लेकिन हकीकत में ये ज़मीन पर रहने लायक भी नहीं छोड़ रहे हैं, और ये सच्चाई है और इसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे सामने भारत की संस्थाओं के प्रति गिरता अविश्वास है। चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर संदेह की नज़रों से देखा जा रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं हमारे होते हुए संविधान नहीं बदला जा सकता है। संविधान कोई नहीं बदल सकता है, लेकिन दावा करने वाले को कम से कम इतना करना चाहिए कि संविधान को देखकर काम कर ले। आप कम से कम यही कीजिए कि संविधान को पढ़ लीजिए और उसके अनुकूल काम कर लीजिए। देश यही आशा कर रही है, इसके अलावा उन्हें कोई और आशा नहीं है। भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि राज्यसभा के सभापति पर पक्षपात का आरोप लगा है और विपक्ष उसके खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव यानी उसे हटाने का प्रस्ताव लाने पर सहमति बना ली है। ये छोटी बात नहीं है। जिन संस्थाओं से ये देश चलता है उस पर पक्षपात का आरोप लगे हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ है। जब से जगदीप धनखड़ को सभापति बनाया गया है तब से लगातार लगते आ रहे हैं, क्योंकि वो सदन में बैठकर भी मोदी जी के जग में दीप जलाने का काम करते रहते हैं। जगदीप धनखड़ को थोड़ा समझिए, इनकी भाषा पार्टी की प्रवक्ता से कम नहीं होती है। ये विपक्ष पर ऐसे बोलते हैं जैसे इनका ये दायित्व है कि वो पार्टी की ओर से उनको फटकार लगाए। राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं और भारत के सर्वोच्च नागरिकों में उनका दूसरा स्थान होता है। उनके सम्मान को देश का सम्मान समझा जाता है, लेकिन धनखड़ सर इस काबिल रह पाए हैं कि उन्हें विपक्ष सम्मान करने योग्य समझे। भाषाई टून और पार्टी की प्रवक्ता बनकर अपने दायित्व को निभाते हैं। ये उनकी प्रधानमंत्री की तरफ से भक्ति हो सकती है, लेकिन इस देश के लिए ये देखना तो चुनौती से कम नहीं है। यही कारण है कि विपक्ष इस बार एकजुटता दिखाई है और अविश्वास प्रस्ताव लाने पर 70 सांसदों ने अपनी सहमति जताई है और हस्ताक्षर भी किया है। सदन में पक्षपात करने का मतलब है आपने उन मुद्दों से किनारा किया जिन पर सरकार को घेरा जा सकता था। इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी इसमें शामिल है और इस पर हस्ताक्षर किया है। ये पहली बार नहीं है जब विपक्षी पार्टियों ने इस पर पक्षपात जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। अगस्त के महीने में भी विपक्षी सांसदों और धनखड़ों के बीच टकराव हुआ था। तब विपक्षी पार्टियों ने उनके खिलाफ जरूरी 20 सांसदों पर सहमति बना ली थी और पहली बार अविश्वास प्रस्ताव जैसे शब्द को इस्तेमाल किया था। कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि मैं केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहा हूं कि उन्होंने सदन को कमजोर किया है। मैंने आज तक नहीं देखा कि प्रश्नकाल में सरकार के सारे लोग खड़े हो जाएं और जवाब न आने दें। मेरा सवाल लगा हुआ था, लेकिन मुझे सवाल पूछने की इजाज़त नहीं मिली। ये है सदन का हाल, इसे समझिए। सत्ता पक्ष को आप ध्यान से सुनते हैं तो विपक्ष को भी ध्यान से सुना जाना चाहिए। जगदीप धनखड़ पूर्व में कांग्रेस के विधायक और उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वो आरएसएस से होते हुए बीजेपी के साथ आई और समय समय पर पार्टी बदलकर यहाँ तक का सफ़र तय किया। ये कोई छोटी बात नहीं है।
समय समय पर पार्टी बदलना भी बहुत बड़ी बात है और इसका निर्णय जगदीप धनखड़ ने सही समय पर सही जगह लिया है। उपराष्ट्रपति को मेरिट के आधार पर नहीं चुना जाता है, बल्कि उन्हें सत्ता पक्ष द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इनके निर्वाचन में राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य, इसके बाद लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं और इन्हीं निर्वाचक मंडलों द्वारा चुना जाता है। लोकसभा में बहुमत होने के कारण उपराष्ट्रपति के चयन पर अंतिम रूप से सत्ता पक्ष का ही अधिकार सिद्ध हो जाता है। जगदीप धनखड़ बंगाल के गवर्नर रहते हुए मोदी सरकार की भक्ति में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसके बाद उन्हें इस पद पर बैठाया गया है। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन राज्यसभा में सभापति धनखड़ और राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बहस हुई। उस समय धनखड़ ने कहा कि हमारे संविधान को 75 साल पूरे हो रहे हैं, उम्मीद है आप इसकी मर्यादा रखेंगे। इस पर खड़गे ने जवाब दिया कि इन 75 सालों में मेरा योगदान भी 54 साल का है, तो आप मुझे मत सिखाइए। और उसी दिन से ये बहस लगभग शुरू हो गई थी। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा में बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है और उस प्रस्ताव को लाने से पहले कम से कम 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना होता है। इसके बाद अगर राज्यसभा में ये प्रस्ताव बहुमत के साथ पारित हो जाती है तो लोकसभा में भी प्रस्ताव को पारित करना जरूरी होता है। लोकसभा से प्रस्ताव पारित करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इसके निर्वाचन में लोकसभा भी हिस्सा लेती है। हालांकि यह प्रस्ताव पारित होने की उम्मीद बहुत कम है क्योंकि लोकसभा में बहुमत हासिल करना मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि भारत की जनता इस चीज से अवगत हो जाएगी कि सभापति महोदय पक्षपात करते हैं और न्याय सिद्धांत के मुताबिक जब उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव सदन में लाया जाएगा तब वह खुद उस चेयर पर नहीं बैठेंगे, तो ये महोदय के लिए और उस सभापति पद की गरिमा के लिए अच्छा नहीं होगा। उनके चाल और सभापति पद पर बैठे आदमी की चरित्र पर दाग लगेगी और उनके भूमिका पर सवाल खड़ा की जाएगी। अब देखना यह है कि सत्ता पक्ष चर्चा करेगी या नहीं। आखिर अडानी के साथ क्या हो रहा है? अमेरिका ने आरोप क्या लगाए, वो आरोप सही है या गलत? उनके आरोपों से दुनिया भर में भारत की साख गिरी है, तो चर्चा तो होना चाहिए। मणिपुर पर चर्चा होना चाहिए। क्या वो भारत का हिस्सा नहीं है? उसे ऐसे छोड़ दिया गया है जैसे वो इस देश का हिस्सा ही नहीं है। रोजगार के मुद्दे पर चर्चा होना चाहिए और यहाँ सत्ता पक्ष अगर अपनी मनमानी करेगा तो ये सदन इस बार स्थगित ही रहने वाली है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि विपक्ष इस बार बहुत ताकतवर स्थिति में है। लेकिन आप सोचिए, जिस तरह से जगदीप धनखड़ के ऊपर आरोप लगे हैं वो निश्चित ही भारत की छवि को धूमिल किया है। और इस बात को आप समझिए कि ये खबर सिर्फ भारत तक नहीं फैलेगी कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, बल्कि उन तमाम देशों में चर्चा होगी जहां पर लोकतंत्र है। लोकतंत्र के देश में सभापति की भूमिका विपक्ष और पक्ष में न रहकर निष्पक्ष रहने की बात कही जाती है और जब निष्पक्ष की भूमिका से हटकर वो पक्षपात करते हैं तो उन पर ऐसे ही सवाल उठते हैं। और जब ये सवाल उठना शुरू होगा तो जगदीप धनखड़ की छवि न कि भारत में गिरेगी बल्कि विदेशों में भी गिरेगी। और अब इससे सीख लेनी चाहिए जगदीप धनखड़ को कि अब भी समय है कि वो कम से कम पक्षपात बंद कर दे और एक बार फिर वो एक निष्पक्ष भूमिका में आ जाए। जिस तरीके से आज तक सदन की गरिमा बचती आ रही है, सभी पक्षों को सुना गया है, उन्हें समान अवसर दिया गया है और जरूरी मुद्दों पर चर्चा किया गया है, इससे देश चलती है। आप पर जिम्मेदारी है कि आप इन चीज़ों को समझें। बार बार सदन को स्थगित करना ये उचित नहीं है। इस देश को सदन चलाने की ज़रूरत है, ना कि सदन बंद करने की। और अगर आप चर्चा नहीं कीजिएगा तो विपक्ष हंगामा करेगी, उनके सवालों का जवाब नहीं दीजिएगा तो विपक्ष हंगामा करेगी और इसका परिणाम ये होगा कि सदन बंद होगी और इस पर आपको आरोप झेलना पड़ेगा, क्योंकि इसके गुनाहगार आप ही लोग हैं। सत्ता पक्ष में बैठे लोग ये तय कर देते हैं, ये अनुचित है, इस पर जवाब देना चाहिए। अगर ये ऐसा ही बढ़ता रहा तो सुप्रीम कोर्ट भी इसमें हस्तक्षेप कर सकती हैं। याद रखिए, उनके पद की गरिमा और उनकी स्थिति पर संबंधित न्याय करने की जो अवसर है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। इस पर सरकार कुछ नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस अधिनियम को और इस नियम को बदल सकती है और निर्देश दे सकती है और ये तय कर सकती है कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होगी। उसे मेरिट बेस पर भी किया जा सकता है, या अगर होगा तो उसमें विपक्ष की भूमिका क्या होगी, और इस तरीके से पक्षपात को कम से कम स्वीकार तो नहीं किया जाएगा। हालांकि आप इन सभी चीज़ों के बीच क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, देखते रहिए सार इंडिया।